नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्रायोरिटी सेक्टर और इंडियन एमएसएमई के बारे में उसका शार्ट नोट डिस्कस करेंगे। तो पूरा चैप्टर ही हम यहाँ पर शार्ट फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो चूँकि ये शार्ट नोट है फ्रेंड, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम केवल काम की बातें करेंगे और आगे निकल चलेंगे। ओके, ठीक है। तो रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। तो banks to encourage the growth of priority sector which has the potential to grow faster by providing finance। मतलब बैंकों को इनकरेज करना है किस चीज़ के लिए? प्रायोरिटी सेक्टर की ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में क्षमता है तेजी से आगे बढ़ने की, और इसके लिए बैंक क्या करेंगे? फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। एमएसएमई की बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आर अमंग द कंट्रीज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एमएसएमई की वजह से कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, इनोवेशन हो रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं एमएसएमई की वजह से। एमएसएमई सेक्टर्स प्राइमरी बेनिफिट इज इट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एट लो कैपिटल कॉस्ट। तो एमएसएमई का प्राइमरी बेनिफिट क्या है हमारे लिए? एम्प्लॉयमेंट देता है लो कैपिटल कॉस्ट में, यानी कि कम पैसों में ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के आसरे होते हैं इसमें। ठीक है। फिर आता है प्रायोरिटी सेक्टर की बात, डेफिनेशन एंड रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर आया कहाँ से है? तो जो करंट फ्रेमवर्क है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, जिसे पीएसएल भी हम बोलेंगे, वो 1967 बैक में जाता है। 1967 में बात होती है जब मोरारजी देसाई जो है, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे मोरारजी देसाई। उन्होंने लोकसभा में 14 दिसंबर 1967 में एक डेटा रखा और उसमें उन्होंने बताया कि हमें लगातार कंप्लेंट मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, छोटे उद्योग हो गए, एक्सपोर्ट वगैरह हो गया, वहाँ पर उतना जो है मतलब क्रेडिट नहीं बैंक से मिल रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए, जितना लोन उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ऐसा एक डेटा मोरारजी देसाई ने रखा कि हमारे कई सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, अच्छे सेक्टर हैं जिनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन्हें दे नहीं रहे हैं, बैंकों की तरफ से फाइनेंस नहीं जा रहा है। ठीक है। तो एज ए रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाज बॉर्न। यहीं से जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है निकल करके सामने आता है। आगे चल करके जो है उसी ईयर में ही बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 1967 लाया जाता है लोकसभा में। डेट इरेलीवेंट है, हम नहीं जाएंगे उसमें। और वहाँ पर बैंकों में सोशल कंट्रोल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, बैंकों के ऊपर सोशल कंट्रोल लगाता है कौन? सरकार बोलती है कि अब आपको सिर्फ जो है प्रॉफिट के लिए नहीं काम करना है, समाज के भले के लिए भी काम करना है, दैट इज सोशल कंट्रोल। नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग होती है 1968 में, जुलाई यहाँ 67 में अमेंडमेंट आया, 1968 में एक मीटिंग हुई और वहाँ पर जोर दिया गया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें बूस्ट करना होगा, आगे बढ़ाना होगा फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर को जो भी जो है लोन देते हो उसको आपको तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा, उसको तेज करना होगा। ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आता है? तो फॉलोइंग आर द प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज। प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरीज में देर आर 9 कैटेगरीज: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन और अदर। कुल मिलाकर के 9 सेक्टर्स होते हैं फ्रेंड, जो है 9 कैटेगरी हैं जहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर का काम किया जाता है। अब अगर हम देखें तो प्रायोरिटी सेक्टर में इन सब के बारे में भी पढ़ना चाहिए। लिमिट होती है, जैसे एजुकेशन लोन कितने तक का प्रायोरिटी सेक्टर में आता है? तो 20 लाख रुपए तक आता है ना। इसी तरीके से एक्सपोर्ट क्रेडिट का क्या मतलब है कि जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है तो उसके लिए लोन दिया जाता है। एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल हॉस्पिटल ये सब आ जाते हैं। तो हर एक की लिमिट है, उन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में फ्रेंड्स जो है दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग नाम्स पढ़ेंगे हम, टारगेट और सब टारगेट की बात करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नाम्स की बात करेंगे। टारगेट्स आर लिंक्ड विथ एएनबीसी एंड सीईओबीई, जो भी ज़्यादा हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो टारगेट हैं वो एएनबीसी से रिलेटेड हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट से, या सीईओबीई क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर से रिलेटेड होते हैं। बस फुल फॉर्म याद रखें, एएनबीसी का फुल फॉर्म एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, सीओबीई क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। इसमें से जो भी ज़्यादा हो, लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि हमेशा व्हिचएवर इज हायर। ठीक है। अब बात करेंगे टारगेट और सब टारगेट्स की। टारगेट और सब टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। तो अगर कोई फॉरेन बैंक है, विदेशी बैंक है, लेकिन उसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं, लेस देन 20 ब्रांचेज, यानी 19 ब्रांच तक है, 1 से लेकर 19 ब्रांच तक अगर कोई बैंक है, सरकार वो क्या नाम है, विदेशी बैंक, तो उस केस में टारगेट क्या है?
तो फ्रेंड्स उसका टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% का होता है। कितना? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट होता है 40% का। इसके अलावा फॉरेन बैंक है नो अदर टारगेट और सब टारगेट, सिर्फ एक ही टारगेट इनको दिया जाता है कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट आप 40% रखेंगे, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, उसमें भी गाइडलाइन है कि 32% तक आप जो है एक्सपोर्ट में दे सकते हैं और बाकी का 8% कहीं ना कहीं और आपको खर्च करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं और यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है हमारे फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं। अच्छा, अगर 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हो तब क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 या उससे अधिक ब्रांचेज है, 20 या उससे अधिक, 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, साथ ही साथ में वही गाइडलाइन डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए भी, हमारे यहाँ के शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए भी सेम गाइडलाइन लागू होती है। ठीक है, और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से अधिक ब्रांचेज हैं, 20 या 20 से अधिक, ध्यान देंगे मेरी बात पे, 20 और 21, 22 ऐसी। ठीक है, तो 20 ब्रांचेज हैं तो ये गाइडलाइन लागू होगी। तो उस केस में बहुत सारे टारगेट होते हैं। पहला, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% का होता है। एग्रीकल्चर का टारगेट 18% का होता है। ये टोटल है प्रायोरिटी सेक्टर का 80, उस 40 में से 18% एग्रीकल्चर के लिए है, ध्यान देंगे। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% का है। एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% का है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए फ्रेंड 10% का टारगेट है। ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 10% का है। यहाँ पर हैश लगा हुआ है, देख लेते हैं हैश का क्या मतलब है। ये हैश मतलब होता है, यानी कि एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है? 18% का। आउट ऑफ विच टारगेट ऑफ 10% इज प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इसमें से, इस 18% में से इनको 10% जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को ही देना पड़ेगा। बाकी का आप बड़े किसानों को दे सकते हैं, लेकिन 10% तो आपको छोटे और मझोले किसानों को देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई हमारी बात यहाँ पर। अब आ जाते हैं आरआरबीज। अगर मान लो रीजनल रूरल बैंक, यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ रह गई थी, मैं बता दूँ, ध्यान देंगे। ये जो मैंने आपको टारगेट समझाए हैं डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए हैं। विदेशी बैंक जिनकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, लेकिन इसमें आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं आते हैं। इसमें आरआरबी और एसएफबी नहीं आते हैं, उनके लिए अलग से टारगेट है। तो इसीलिए देखिए अलग से हम आरआरबीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए आरआरबी, अगर कोई रीजनल रूरल बैंक है तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है फ्रेंड्स? 75% का टारगेट है। ठीक है, हमने देखा कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है, जैसे पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, केनरा बैंक वगैरह हो गए, इनके लिए सिर्फ 40% का है, ध्यान देंगे। लेकिन जो ग्रामीण बैंक हैं उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% का होता है। क्यों? क्योंकि ये होते ही ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड हैं और प्रायोरिटी सेक्टर पूरा का पूरा वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही होता है। ठीक है, देन आया एग्रीकल्चर के लिए, इसी 75% में से 18%, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5%, वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 15% होता है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 10% का होता है। ठीक है, जो ये हैश लगा है, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि इस 18% में से 10% जो लोन है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए देना पड़ेगा। और ये जो स्टार लगा हुआ है, स्टार, इसका मतलब है कि फ्रेंड्स जो है इसमें से जो 75% का टारगेट है, इसमें से आप 15%, यहाँ पर देखिए जो 75% का टोटल टारगेट है, तो उसमें से मैक्सिमम 15% कहाँ दिया सकता है? हाउएवर लेंडिंग टू मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी शैल बी ओनली अप टू 15% ऑफ एएनबीसी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेज को लोन दे रहे हैं वो प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये सब आ जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी आपका सोलर वगैरह से रिलेटेड हो गया, तो इन सबको मिला करके आप अधिकतम 15% का लोन दे सकते हैं। टारगेट कितने का है? 75% का। 75% का टारगेट है, इसका मतलब बाकी 60% में बाकी सारी जगहों पर बांटना पड़ेगा। इन 3 सेक्टर्स में, टोटल 9 सेक्टर आपको बताए थे, 9 में से 3 सेक्टर पर 15%, बाकी सब में 60% किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो मीडियम एंटरप्राइज है, बड़ी इंटरप्राइज है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल बनेंगे तो 10-5 करोड़ में बनेंगे, 10-20 हज़ार में नहीं बनते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का भी लोन हाउस होल्ड के लिए 10 लाख का लिमिट है और अगर कंपनी है तो 30 करोड़ की लिमिट है। तो ये सारे बड़े अमाउंट के, बड़े चंक के लोन होते हैं, बड़े अमाउंट के लोन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की बात नहीं की जाती है। तो यहाँ पर पैसे लगाने से मना किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 75%, उसमें से 15% मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को, 18% एग्रीकल्चर को, उसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, यही वाला ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर माइक्रो एंटरप्राइज 7.5%, वीकर सेक्शन के लिए 15%, वहाँ पर कितना था? वहाँ पर याद करिए 12% था, 12%। यहाँ पर क्या है? 15% है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए 10% वहाँ भी था। ये
ये तीनों सेम हैं। पिछले वाले मतलब डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, या फिर जो है फॉरेन बैंक जिनकी 20 या 20+ ब्रांचेज हैं उनके लिए। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फाइनेंस की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या टारगेट है, वही 75% का, यहाँ पर कोई स्टार वगैरह नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए 18% का वही सेम टारगेट, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5%, वीकर सेक्शन के लिए 12% और स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए 10% का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो बस यही इतना हमारा सारे टारगेट हुए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी देर में हमने मान लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर खत्म कर लिया है। अब हम एमएसएमई की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एमएसएमई, तो न्यू डेफिनेशन एमएसएमई की क्या है, मैं ये थोड़ा सा टेबल आपको समझाता हूँ, इसी से अपना काम हो जाएगा। देखिए, पहले इंटरप्राइजेज जो होती थी उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग अलग रखते थे और सर्विस को अलग रखते थे, लेकिन नई डेफिनेशन में चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, सबको एमएसएमई ही माना गया है। ठीक है, एमएसएमई 3 तरीके की होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो मतलब छोटी, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, प्लांट और मशीनरी खरीदने में, फैक्ट्री लगाने में कितना खर्चा हुआ, तो वो अप टू 1 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 5 करोड़। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल के लिए अप टू 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और मीडियम के लिए अप टू 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा है, ऐसे याद रखिए, 1, 10 और 50। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट माइक्रो के लिए, 10 करोड़ का स्मॉल के लिए, 50 करोड़ का मीडियम के लिए, इनटू इसी का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 गुना करेंगे तो आपको ये निकल करके टर्नओवर निकल करके आ जाता है। ठीक है, टर्नओवर, तो 1, 10 और 50 याद रखिए, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है मैम, तो बस ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एक बार उसको पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी और हो जाए। देखिए, माइक्रो एंटरप्राइज किसे कहेंगे, द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट, यानी कि चीज़ों को खरीदने में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डज नॉट एक्सीड करना चाहिए 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। सिमिलरली माइक्रो स्मॉल के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। मीडियम के लिए भी सेम वही बात हो जाएगी। मीडियम के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। ऑल एंटरप्राइजेस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जितनी भी एमएसएमईज हैं उनको कहा गया है कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अप्लाई करके उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेना है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, पेपरलेस है और सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है, किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाता है। आप कह देंगे कि मैं एमएसएमई हूँ और सरकार मान लेगी, इतनी अच्छी प्रक्रिया है ये। ओके, कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एमएसएमई का क्या रोल रहा है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अकाउंट फॉर अराउंड 90% ऑफ बिजनेसेस एंड मोर देन 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली। पूरी दुनिया में जितना भी बिजनेस होता है उसका 90% बिजनेस स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा किया जाता है। जितने भी लोगों को नौकरियां मिली हैं उसका 50% नौकरी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में मिली हुई है। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सप्लाई चेन इज क्रिटिकल। मतलब कहाँ कहाँ पर जो है एमएसएमई फायदा कर रहा है, नई नई नौकरियां क्रिएट करता है, इनोवेशन इनकी वजह से होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है, व्यवसाय की तरफ लोग बढ़ते हैं, सप्लाई और चेन को मेंटेन करते हैं। तो इन सभी जगहों पर एमएसएमई का रोल इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई में हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया में, तो एमएसएमई हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर्स। मतलब लोग व्यवसाय की तरफ बढ़ पा रहे हैं तो उसके पीछे एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। जीडीपी में एमएसएमई का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जो डेटा अवेलेबल करवाया गया है किसके द्वारा, सीएसओ के द्वारा। सीएसओ होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उनके द्वारा डेटा दिया गया है। सीएसओ आता है एमओएसपीआई के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड इज 33.5% एंड जीडीपी इज 30.27% एट करंट प्राइस 2018-19। तो ध्यान दीजिए 2018-19 की बात हो रही है, हम क्या इसे याद रखें, नहीं मत याद रखिए, बस इतना ध्यान रखिए कि भाई एमएसएमई का योगदान 30% है जीडीपी में और लगभग 33% है, 30% से ज़्यादा ही है जीबीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। बस लगभग इतना ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा अपना। ओके, हम एग्जैक्ट डेटा नहीं याद कर सकते क्योंकि जरूरी नहीं कि पूछ ही ले, है ना।
तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में 33% का योगदान है, जीडीपी में 30%। समझने की बात है कि अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए के बराबर है तो उसमें से फ्रेंड्स 30 रुपीज एमएसएमई का है। बस ये समझने की असली यहाँ पर बात है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो भाई एमएसएमई क्या कर रही है, लगभग 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ 10 लाख लोगों को जॉब दे रही है। एमएसएमई सेक्टर जो है कितने लोगों को जॉब दे रहा है, तकरीबन फ्रेंड्स 11 करोड़ लोगों को जॉब दे रहा है। ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर एमएसएमई, तो देखिए एमएसएमई का शेयर जो है एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने टारगेट सेट किया हुआ कि हम 1 ट्रिलियन कमाएंगे डॉलर में एक्सपोर्ट से 2027 फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 2027 तक एक्सपोर्ट से हम 1 ट्रिलियन डॉलर कमाना चाहते हैं, क्योंकि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। तो अब इसलिए ये सब हमें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो है इसी के लिए एक स्कीम लाई हुई है जिसे CBFTE बोला जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी किन के लिए, जो पहली बार एक्सपोर्ट करें, फर्स्ट टाइम जो है एक्सपोर्टर्स आर देयर, उनके लिए। ठीक है, तो पहली बार जब अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्या है कि ग्लोबल लेवल पर उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैपेबल बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी कि पहली बार अगर आप एमएसएमई में हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये स्कीम फायदा करेगी। टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ एमएसएमई प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। ग्लोबल स्तर पर आपका एक्सपोर्ट वगैरह इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप कमा सकें, उसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर ने कंट्री को मदद की है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, जैसे हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एमएसएमई के आने से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एक्सपोर्ट से हमारी अर्निंग बढ़ी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की एमएसएमई की वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैपेसिटी टू डेवलप एप्रोप्रिएट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, एमएसएमई के आने से हम घरेलू स्तर पर जो है टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहे हैं। जैसे ChatGPT अभी विदेश का है, भविष्य में हमारे पास भी आएगा, क्योंकि हम घरेलू टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे। इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन होगा, मतलब हम चीज़ें इंपोर्ट ना करें, अपने यहाँ पर ही बनाएं। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई हैं और कम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब एमएसएमई होने की वजह से जो है डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट मार्केट में भी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी हम कंपटीशन फेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब एमएसएमई सेक्टर के लिए रिसेंट में भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, क्या क्या काम किए हुए हैं। तो जो नई एमएसएमई की डेफिनेशन आई है उसकी वजह से लगभग 99% इंटरप्राइजेज जो है एमएसएमई के दायरे में आ गई हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री एमएसएमई को अलग अलग माना जाता था, तो वो भी डिफरेंस अब खत्म कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हमारी कंपनियों को, हमारी एमएसएमईज को, तो उसको ठीक करने के लिए, उनको जो है मतलब फिर से उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया था, ताकि जो है हमारी एमएसएमई डूबे नहीं। कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेजर्स लिए गए हैं, कुछ स्कीम्स जो आई हुई हैं, अनाउंसमेंट हुए हैं, उनकी बात करेंगे। तो उसमें पहला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है लाया गया था सितंबर 2014 में, विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्निंग इंडिया इनटू ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब मेक इन इंडिया का उद्देश्य है कि हम भारत में बनाएंगे, हम कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद डेवलप करेंगे। तो हम डिजाइन के और मैन्युफैक्चरिंग के हब बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, डिजाइन के और मैन्युफैक्चरिंग के हब बनना चाहते हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया में 4 पिलर हैं, ध्यान रखेंगे 4 पिलर हैं, रेड में है, इवन येलो मार्क किया हुआ है मैंने। न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेक इन इंडिया कितने पिलर हैं, पहली बात 4 पिलर हैं। कौन कौन से? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट, ये 4 पिलर हैं। मेक इन इंडिया एक्शन प्लान जो है का उद्देश्य क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 25% तक बढ़ा करके करना है 2020-22 तक। यानी कि जितना मेक इन इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेक इन इंडिया आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर योगदान मान लीजिए 18% है मौके पर, तो उसको बढ़ा करके 25% करना है जीडीपी में। ठीक है, इसी उद्देश्य से ये स्कीम लाई गई थी। फिर अगला है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। ठीक है, तो कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का पैकेज इश्यू किया था, कोलेट्रल फ्री क्रेडिट स्कीम लाई थी, जिससे कि लगभग 45 लाख एमएसएमई को फायदा हुआ। 45 लाख एमएसएमई के लिए लोन की व्यवस्था की इन्होंने। क्रेडिट फ्री, सॉरी कोलेट्रल फ्री, कोलेट्रल फ्री मतलब कि कुछ भी बंधक नहीं देना, कुछ गिरवी नहीं रखना, आप लोन ले लीजिए। ठीक है, इससे एमएसएमई सेक्टर को बहुत फायदा हुआ। कैसे? इन्होंने मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो भी बैंक वगैरह जो लोन दे रहे थे, उनको इंसेंटिव दिया। बैंक को
सरकार द्वारा इंसेंटिव दिया गया था ताकि वो एक्स्ट्रा लोन दे सकें एमएसएमईज को सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, ताकि एमएसएमई अपनी जो ज़रूरतें हैं ऑपरेशन करते रहने की, चलते रहने की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें और अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर सकें, अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। फिर आया फ्रेंड्स जो है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSC, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ठीक है। इंडिविजुअल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज कैन अप्लाई फॉर कोलेटरल फ्री लोन अप टू 1 करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ MSME और SIDBI। तो CGTMSE में क्या है कि कोई भी संस्था, चाहे वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेज हो, 1 करोड़ रुपए तक का लोन कोलेटरल फ्री, बिना कुछ भी बंधक रखे हुए 1 करोड़ तक का लोन ले सकती है। कहाँ से? SIDBI वगैरह से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सपोर्ट करेगी, SIDBI से ये लोन लिया जा सकता है, ठीक है। SIDBI असिस्ट करेगी, लोन तो आप बैंक से ही लेंगे लेकिन SIDBI असिस्ट करेगी, ओके। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आया ISEC, तो ये जो है खादी प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको लोन देने के लिए स्कीम लाई गई थी। इंटरेस्ट में सब्सिडी दी गई, जो भी आपका लोन है उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की गई। द प्लान हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एज फंडिंग मैकेनिज्म फॉर खादी प्रोग्राम रन बाय द कंट्रीज खादी इंस्टीट्यूशन। तो हमारे देश के खादी इंस्टीट्यूशन द्वारा जो खादी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, तो उसी के लिए पैसे का जुगाड़ करने के लिए लोन दिया गया और उसमें भी इंटरेस्ट पर सब्सिडी दी गई। सब्सिडी क्या सेंस होता है? मान लो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सरकार बोलती है कि आप जो है 4% की हम सब्सिडी दे देंगे, सिर्फ 8% आप पे करिए, ठीक है। तो ये ऐसी स्कीम लाई गई थी। ध्यान रखिए किसके लिए? खादी प्रोग्राम के लिए ही है, ठीक है। फिर आता है आपका स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है जनवरी 2016 में स्टार्ट किया गया था। टैग लाइन इसकी क्या है? ध्यान रखें, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की टैगलाइन क्या है? स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। तो इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो इसको इम्प्लीमेंट किया ही गया स्टार्टअप इंडिया को। उसके अलावा स्टार्टअप मूवमेंट को एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन वगैरह में भी लाया गया। करंटली ये सिर्फ टायर 1 सिटीज़ में अवेलेबल है, लेकिन धीरे धीरे इसको टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, अर्बन, सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया सब जगह ले जाने का इरादा है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है क्या? स्टार्टअप कल्चर को कैटलिस्ट का काम करना, यानी उत्प्रेरक का काम करना, कैटल जो है स्टार्टअप कल्चर के लिए क्या रहेगा? यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप करें। क्रिएटिंग अ रोबस्ट एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। देश में एक अच्छा माहौल बने, इनोवेशन हो, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, ऐसा उद्देश्य रख करके स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लाया गया था। स्टार्टअप्स प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वेल्थ क्रिएट करते हैं, यानी लोग धनवान होते हैं, नई नई नौकरियाँ बनती हैं, इनोवेशन का कल्चर डेवलप होता है और साथ ही साथ में मिलेनियल जो है जॉब सीकर से जॉब गिवर में बदलते हैं। मिलेनियल कौन लोग होते हैं फ्रेंड्स? मिलेनियल उनको कहा जाता है जो 1981 से लेकर 1996 तक पैदा हुए हैं। तो जहाँ मिलेनियल पहले क्या होते थे? जॉब सीकर होते थे, नौकरी की तलाश में टहलते थे, वहाँ वो बिजनेस करेंगे और लोगों को नौकरियाँ देंगे, ऐसा उद्देश्य लेकर के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को लाया गया था। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम की बात करेंगे तो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम आया था कि जो पहली मतलब हमारे जो फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं या SC/ST कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। तो वोमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, SC/ST कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर के लिए है, ठीक है, और 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल सा रहता है, इसी के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाई गई थी। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब है कितना प्रोडक्शन करते हो उसी से रिलेटेड इंसेंटिव। मान लो कोई कंपनी है वो 100 कार बनाती थी साल की, तो सरकार बोलती है कि आप ऐसा करो 120 कार बनाओ। ये जो एक्स्ट्रा 20 कार बनाओगे ना, इस पर हर एक कार के पीछे हम आपको मान लो 10,000 रुपये का इंसेंटिव दे देंगे। तो अगर 20 कार वो बनाएगी, 10,000 का इंसेंटिव मिलेगा, तो उसको लगभग 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। जितना बनाते थे उस पर नहीं देती, जो एडिशनल प्रोडक्शन करोगे उसी पर सरकार आपको इंसेंटिव देती है। तो कीपिंग इन माइंड इंडियाज एम्बिशन टू बिकमिंग आत्मनिर्भर, an allocation of 1.97 lakh crore has been involved in यूनियन बजट 2021-22 फॉर PLI प्रोग्राम फॉर 13 इंपॉर्टेंट या चैंपियन सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल में, स्टील में, टेलीकॉम में, ऑटोमोबाइल में, फार्मास्यूटिकल्स में, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर बिगनिंग विद द फिस्कल ईयर 2021-22। देखो समझाता हूँ, 2021-22 से लेकर के अगले 5 वर्षों के लिए
13 इंपॉर्टेंट सेक्टर में कौन कौन से? टेक्सटाइल में, स्टील में, टेलीकॉम में, ऑटोमोबाइल में, फार्मास्यूटिकल, ऐसे 13 सेक्टर सेलेक्ट किए गए कि हम इसमें आपको इन देंगे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव देंगे। ठीक है, ये ऐसा अनाउंसमेंट किया गया कब? जब 2021-22 का बजट पेश किया गया भारत सरकार द्वारा, और उसमें कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? 1.97 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए पीएलआई के लिए कि इतना बांटेंगे हम। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो पीएलआई स्कीम प्रोवाइड्स क्वालिफाइंग मैन्युफैक्चरर्स इंसेंटिव रेंजिंग फ्रॉम 4% से 6% ऑन एडिशनल सेल। जितना बेचते थे उस पर नहीं देंगे, एडिशनल सेल। अब एडिशनल सेल कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए बेस ईयर माना गया 19-20 में। तो अगर 2019-20 में तुमने 100 कार बनाई तो 2020-21 में कितनी बनाई? मान लो इसने 150 बना दी, तो ये तुमने 50 एक्स्ट्रा बनाई है, इस 50 पर तुमको हम बेनिफिट देंगे। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 ईयर। ठीक है, तो जितने भी क्वालिफाइंग मैन्युफैक्चरर होंगे फ्रेंड्स, उनको जो है इंसेंटिव मिलेगा 4% से 6% का इंसेंटिव एडिशनल सेल के ऊपर मिलेगा। बेस ईयर क्या रहेगा? 19 और 20 का रहेगा, और ये अगले 4 से 6 साल तक ये इंसेंटिव मिलता रहेगा। कुछ और छोटी छोटी स्कीम्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है उद्यमी मित्र पोर्टल। उद्यमी मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि लोन आसानी से मिल सके एमएसएमई को, एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ाई जा सके, और साथ ही साथ में हाथ पकड़ करके एमएसएमई को आगे ले जाया जा सके, हैंड होल्डिंग की जा सके। तो ध्यान रखें, उद्यमी मित्र पोर्टल किसके लिए है? सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्यमियों के मित्र हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपको लोन दिलवाने में मदद करेंगे। ठीक है, एमएसएमई संबंध क्या है? तो जितने भी भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उन सबको कहा गया कि आपको जो भी खरीदारी करनी है वो एमएसएमई से करनी पड़ेगी। तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए एमएसएमई संबंध लाया गया था। एमएसएमई संबंध मॉनिटर किया जा रहा है इसमें कि इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। यानी कि आप जैसे बैंक हैं, बैंकों को कहा गया है कि आपको अब एमएसएमई से परचेज करना है। खास करके ध्यान देंगे तो जेम पोर्टल से परचेजिंग की बात की जा रही है। हमारे बैंकों में जेम पोर्टल यूज करना शुरू किया गया। तो इसी तरीके से हर भारत सरकार का हर जो है डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया गया कि आपको खरीदारी ऑनलाइन जेम पोर्टल से करनी है, एमएसएमई से करनी है। ठीक है, एमएसएमई में अगर पेमेंट में डिले है तो उसके लिए पोर्टल बनाया गया है समाधान। कौन सा पोर्टल है? एमएसएमई समाधान। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो कोई एमएसएमई है, उसने जो है सेंट्रल केंद्र सरकार को या किसी डिपार्टमेंट को या राज्य सरकार को कोई सामान सप्लाई किया है और उसका पैसा उसको नहीं मिलता है, तो उस केस में जो डिले हो गई है अगर पेमेंट और पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। कहाँ पे? अपनी कंप्लेंट को डायरेक्टली रजिस्टर करेगा। कहाँ पे? एमएसएमई डिले पेमेंट पोर्टल पे, जिसे एमएसएमई समाधान भी कहा गया है। ठीक है, डिजिटल एमएसएमई की स्कीम की बात हम करेंगे अगर, तो इसमें क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाएगा, जहां पर एमएसएमई को कहा जाएगा कि वो इंटरनेट का यूज करें। किस चीज़ के लिए? जितने भी जो है उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के एमएसएमईज को डिजिटलाइज होना पड़ेगा, पेपर वर्क कम करके ऑनलाइन ज़्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसे PMEGP भी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उद्देश्य क्या है? इनको जो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत आता है। यानी कि आपको लोन दिया जाएगा और उसमें लोन में सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको जैसे 1 करोड़ का लोन दिया गया तो उस 1 करोड़ में फ्रेंड्स जो है आपको 15 लाख रुपए की सब्सिडी दे दी जाएगी। 15 लाख लौटाना ही नहीं है, सिर्फ 85 लाख लौटाना। तो ये है PMEGPY। स्फूर्ति क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसियन इनटू क्लस्टर। इसमें क्या होता है? स्फूर्ति स्कीम में क्या होता है? जितने भी हमारे ट्रेडिशनल यानी पहले से हथकरघा उद्योग हो गया, कुम्हार वगैरह जो ये सब बनाते हैं, उन सबको एक साथ लाया गया। आर्टिसियन जितने भी हमारे कलाकार हैं उनको एक साथ ला करके एक क्लस्टर बनाया गया और उनको कम्पिटिटिव बनाया जाता है। कैसे? उनकी मार्केटेबिलिटी, उनके प्रोडक्ट को विदेशों में बेचा जा सके, देश में बेचा जा सके, और साथ ही साथ उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जाए। इसी के लिए स्फूर्ति स्कीम को लाया गया था। एस्पायर की बात करेंगे हम, बस इतना ही ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका काम चल जाएगा। चांसेज हैं कि आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए, चांसेज हैं कि ये पूछ ले जाए किस पर्पज़ के लिए है। तो एस्पायर अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एस्पायर का है कि इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, ग्रामीण इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। इट क्रिएट्स न्यू जॉब एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ये नई जॉब क्रिएट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ाता है, इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस को बढ़ावा देता है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम,
NMCP नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। तो टू डेवलप ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस एमंग इंडियन MSME बाय इम्प्रूविंग देयर प्रोसेसेस डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एक्सेस। तो क्या है, ग्लोबली हम कंपटीशन कर सकें उसके लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम लाया गया था। विदेशों में हमारा सामान जाता है, अगर वो अप टू द मार्क नहीं है तो उतना सेल नहीं होगी। तो ऐसे में हमें दुनिया स्तर पर जो है कम्पिटिटिव रहने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था कि जितनी भी MSME हैं उनके प्रोडक्ट को इन्हेंस किया जाए, उनकी प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए, उनकी डिजाइन को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारे प्रोडक्ट विदेश में बिक सकें। ओके, उसके बाद में आता है MSME CDP माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्लस्टर अप्रोच को अपनाया जाए। क्लस्टर मतलब एक गुच्छा होता है, सबको एक जगह इकट्ठा करना जैसा, ठीक है। तो क्लस्टर अप्रोच को अडॉप्ट करके क्या किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी MSMEs की, MSCs की, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए नहीं है, ठीक है। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में क्लस्टर अप्रोच को अपना करके प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जाएगा, कम्पिटिटिवनेस मतलब आपस में अच्छे प्रोडक्ट आप बना सकें, और कैपेसिटी यानी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इट इज़ ऑपरेशनल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर MSME। MSME में जो भी टेक्नोलॉजी अगर यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं यदि MSME वाले, तो उसके लिए ये लोन स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। जैसे मान लीजिए पहले कार बनती थी, उसमें वर्कर्स काम करते थे वर्कर के थ्रू, लेकिन अब आप उसको जो है ऑटोमेट करना चाहते हैं, ऑटोमेशन का यूज करके कार बनाना चाहते हैं, तो एक तरीके से आपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, तो उस केस में इस स्कीम से लोन मिल जाएगा, CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है फ्रेंड। होप है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।